हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी का आपका चैप्टर 3 है साइंस का, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आज डिस्कस करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं धातु एंड अधातु। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं आज धातु और अधातु। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि धातु कहते किसे हैं, धातु क्या होती है और आपकी अधातु क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, से बात करते हैं हम पहले किसकी, धातु की बात करते हैं कि धातु क्या होती है। तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि धातु क्या होती है, वो तो हम लोग नॉर्मली उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे बताते हैं। लेकिन जो हम साइंस में और केमिस्ट्री में हम जो डिस्कस करते हैं धातु के बारे में, तो हम उसके बारे में कुछ डेफिनेशन अलग होती है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स धातु के बारे में। तो धातु क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे इसमें ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति होती है, उन्हें क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें हम धातु कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बात आती है कि धातु किसे कहते हैं। तो धातु अपने आप में एक ऐसे तत्व होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव कर सकते हैं, या उनके अंदर ऐसी प्रवृत्ति होती है, तो उन्हें हम सब कहते हैं उनको धातु। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि आपका क्या है, सोडियम है आपका, ठीक है, प्लस मैग्नीशियम +2, ठीक है, पोटेशियम +1, ठीक है, कैल्शियम +2, ठीक है। तो बेटा ये क्या है, सारी आपके मेटल्स हैं, ठीक है। और सारे मेटल्स पे आपने देखा होगा कि नॉर्मली मेटल्स पे क्या होता है, आपका प्लस चार्ज होता है, क्योंकि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने की प्रवृत्ति रखती हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, धातु कहते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई डेफिनेशन की, धातु हम कहते किसे हैं। ठीक है स्टूडेंट, धातु किसे कहते हैं, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने की प्रवृत्ति रखती हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से आसानी से निकाल सकती हैं। अब बात आती है बेटा इसके भौतिक गुण। ठीक है स्टूडेंट्स, भौतिक गुण क्या होते हैं इसके बच्चों, देखो भौतिक गुण का मतलब होता है कि ये बाहर से देखने में कैसी लगती है। ठीक है, भौतिक गुण का मतलब क्या है कि बाहर से हमको देखेंगे तो कैसी लगेंगी। तो सबसे पहले बेटा आपको पता ही होगा, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि इनमें क्या होती है, शाइनिंग होती है, चमक होती है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इनमें चमक होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इनमें क्या होती है, चमक होती है। नंबर 2, ये कैसी होती है, ये अधार्त वर्णीय होती हैं। क्या होती है स्टूडेंट्स, अधार्त वर्णीय होती हैं, अधार्त वर्णीय होती है। ठीक है, अधार्त वर्णीय का मतलब होता है बेटा कि इनको हम क्या कर सकते हैं कि इनको हम पीटेंगे, ठोकेंगे तो आवाज़ आएगी। इसको हम जब इसके हम क्या करेंगे, इसके लंबे लंबे तार खींचकर इसकी कुछ भी बना सकते हैं, जिसे हम कहते हैं अधार्त वर्णीय। इसकी चादर जो होती है उसको शीट के फॉर्म में भी बना सकते हैं, शीट से उसको कुछ और भी बना सकते हैं हम, तो उस प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं अधार्त वर्णीय। ठीक है, तो हम धातु से बहुत चीज़ें बना सकते हैं, उसके लंबे तार भी बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम, अधार्त वर्णीय। तीसरा हमारा है, ये तन्य होती है। ठीक है, कैसी होती है, तन्य होती है। तन्य का मतलब है कि इनसे हम क्या बहुत लंबे तार खींचकर बना सकते हैं। ठीक है, लंबे तार खींच के बनाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम, ये तन्य होती है। तुमने क्या देखा कि इनमें चमक होती है, ये अधार्त वर्णीय होती है, ये तन्य होती हैं। तन्य का मतलब क्या है कि इन धातुओं से हम धातुओं से लंबे तार बना सकते हैं खींचकर। ठीक है स्टूडेंट, और अधार्त वर्णीय का मतलब होता है कि जब आप इनको किसी चीज़ में मतलब इसे यूज़ करोगे तो इनमें एक साउंड होगी, क्या होगी, साउंड होगी। तो साउंड की वजह से क्या होती है, आपकी अधार्त वर्णीय होती है और इनमें एक विशेष चमक होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसकी खास प्रॉपर्टीज है, ये विद्युत की क्या होती है स्टूडेंट्स, आपकी सुचालक होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, ये सुचालक होती है। सुचालक का मतलब है कि आप किसी भी मेटल्स में जब लाइट पास करेंगे तो वो उसमें ईजिली आपका करंट फ्लो हो जाएगा।
ठीक है। और जिन मेटल्स में इजीली करंट फ्लो होने लगता है तो उन्हें हम बोलते हैं कि वो विद्युत की क्या होती है बेटा, सुचालक होती है, उनमें आराम से करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 4 प्रॉपर्टीज आपकी हो गई, ये 4 प्रॉपर्टीज हैं आपकी। तो इन चारों प्रॉपर्टीज में हमने क्या देखा, जो आपकी मोस्ट प्रॉपर्टीज है क्या, कि आपकी विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा मोस्टली आपकी क्या होती है, कठोर होती हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं ये कठोर होती है। ठीक है, क्या होती है, ये कठोर होती हैं। लेकिन आपको पता है एक एक्सेप्शन है इसमें, क्या, कि आपकी जो सबसे सॉफ्ट धातु होती है वो कौन सी होती है, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या होती हैं आपकी, सॉफ्ट होती हैं, एंड लिथियम। तो आपसे पूछेगी सबसे हल्की धातु, ठीक है, तो सबसे हल्की और मुलायम धातु कौन कौन सी होती है स्टूडेंट्स, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ये एक्सेप्शन है, ये धातु आपकी क्या होती हैं, आपकी सबसे ज़्यादा मुलायम होती हैं और सबसे ज़्यादा हल्की धातु होती हैं। बाकी इनको छोड़ के सारी आपकी मेटल्स कैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, भारी होती हैं। ठीक है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और लिथियम सबसे हल्की और सॉफ्ट धातु होती हैं। इतनी सॉफ्ट होती हैं कि इनको आप चाकू की सहायता से काट भी सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई आपकी इसकी हार्डनेस की। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि सभी धातुएं क्या होती है बेटा, सभी धातुएं आपकी ठोस होती हैं। ठीक है, लेकिन आपकी जो मरकरी है, पारा Ag, वो क्या है, वो द्रव होती है। वो क्या होती है स्टूडेंट्स, द्रव होती है एक रूम टेम्परेचर पर। तो ये भी क्या है आपका एक्सेप्शन आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या बोलेंगे, जो मरकरी होती है हमारी, पारा से हम बोलते हैं, एक्शन शो करते हैं Ag से, पारा कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स कि हमारी मोस्टली धातुएं क्या होती हैं, ठोस होती हैं, सॉलिड होती हैं। लेकिन जो आपकी एक धातु है मरकरी Ag, इसको हम पारा कहते हैं, वो रूम टेम्परेचर पर हमारी लिक्विड फॉर्म में होती है। ये आपका एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, तो नॉर्मली आपसे कभी कभी एग्जाम में कंपटीशन में पूछ लेता है कि सभी धातुएं ठोस होती है, फिर भी ऐसी कौन सी धातु जो लिक्विड फॉर्म में होती है, वो आपकी होती है मरकरी यानी पारा। फिर आपसे पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो आपकी क्या कहते हैं, बहुत कठोर है, लेकिन सॉफ्ट कौन सी है और बहुत मुलायम कौन सी, तो आप बोलोगे सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। लेकिन आपकी सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम धातु होती हैं और इनका मतलब बहुत हल्की होती हैं वेट में। ठीक है, तो ये हमारी बात होगी इसके एक्सेप्शन की। ये सारी बेटा इसकी होंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा, अब बात आती है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। केमिकल मतलब हम इसकी रिएक्शंस कराएंगे तो क्या होगा। ठीक है, देखो इसकी आएंगी रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण में क्या होगा बेटा, रासायनिक गुण में क्या होता है इसमें बेटा, इसमें रासायनिक गुण में ये होता है कि आपका जो है इसमें रिएक्शन कैसे करती हैं ये। ठीक है, अब सपोज डेट आपने कोई भी धातु ली, ठीक है, आपने धातु की रिएक्शन किससे कराई, ऑक्सीजन से। तो आपको मालूम है जब कोई भी तत्व या कोई भी मेटल्स या कोई भी नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो हमेशा क्या बनाती है आपका, हमेशा वो बनाती है आपका ऑक्साइड। क्या बनाती है स्टूडेंट्स, ऑक्साइड। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी रासायनिक गुण की। तो हमने क्या बात की स्टूडेंट रासायनिक गुण की, इसमें देखते हैं। सबसे पहले देखिए, देखो कोई भी धातु लेते हैं हम, ठीक है, तो किसी भी मेटल्स की, किसी भी धातु की आप ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो वो क्या बनाएगा, धात्विक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो हम बोलेंगे धातुएं, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है बेटा, ये आपके धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। समझ में बात करना, जैसे मैं कोई धातु लेती हूँ, सपोज दैट मैंने क्या लिया बेटा, मैंने लिया Mg, ठीक है, और मैंने लिया ऑक्सीजन। ठीक है, मैंने ऑक्सीजन पे क्या लिया बेटा आपका, मैंने यहाँ पे लिया आपका O2 लिया। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन हो गया, तो मेरा क्या बना यहाँ पे MgO2। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2,
तो 2 पे कितना होगा -4 और 1 mg पे कितना होता है +2। ठीक है, हम क्या करेंगे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं, हमें दोनों चार्ज क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। भी इस पे तो -2 का 2 से मल्टीप्लाई किया -4, इस पे +2, तो यहाँ पे 2 कर दो। अब यहाँ पे 2 करोगे आप तो उसका मतलब क्या, यहाँ भी आपको 2 करना पड़ेगा। जब यहाँ भी 2 करोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे, तो डिसबैलेंस हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम लेते हैं ½ O2। ठीक है, ½ O2 का मतलब क्या है बेटा कि ½ O2 का मतलब 1 ऑक्सीजन। तो 1 ऑक्सीजन पे कितना होता है -2 चार्ज और 1 mg पे +2 चार्ज, दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे MgO। क्या बनाएंगे आपका MgO। अब रिएक्शन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। बेटा हमारा क्या बन गया, देखो इस पे कितना है +2, इस पे कितना है -2, इसका मतलब दोनों क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए, +2 -2 हो गया, बैलेंस हो गई। तो ये हमारा बेटा क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया ये बेटा हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बेटा, तो हम किसी की मेटल, कोई से भी मेटल की अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो हमेशा हमारा क्या बनेगा, उसका ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, एक और लेते हैं हम यहाँ पे। सपोज डैट बेटा हमने लिया सोडियम, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन से कराया। ठीक है, यहाँ पे 1 सोडियम है, इस पे 1 प्लस है। ठीक है, अब क्या करें हम, बड़ी प्रॉब्लम। तो हम क्या करें, यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, देखिए नॉर्मली यहाँ पे कितना है आपका, एक प्लस है। ठीक है, और आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका सपोज डेट 2 ऑक्सीजन है, तो आपने इससे रिएक्शन कराया है, इस पर कितना चार्ज है -2, तो 2 दूनी 4, इस पर 4 हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करें, हमने क्या करा, हमने इसमें ये करा कि हमने हमें यहाँ पे 2 कर दें यहाँ पे। ठीक है, 2 Na हो गए, लेकिन हम Na2 करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ½ O2 करेंगे। हम ½ O2 हमने क्यों किया पता है आपको, ये ½ O2 का मतलब बेटा क्या है, 1 ऑक्सीजन। तो 1 ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन काउंट हो रहा है, हाफ का मतलब। ठीक है, तो 1 ऑक्सीजन पे कितना है -2 और 2 Na पे कितना है +2, आपस में क्या बन गया बेटा Na2O। ये बन गया सोडियम ऑक्साइड। क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड। तो बेटा हमने क्या देखा, नॉर्मली हमने देखा कि कोई भी मेटल जब किसी ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, ऑक्सीजन से क्रिया करती है, तो हमेशा क्या बनते हैं, उसके ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, तो एक आपको सबसे अच्छी बात और बताने जा रही हूँ मैं, नोट करके लिख लेते हैं यहाँ पर, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका वो नोट है। क्या है कि जब भी कोई मेटल्स किसी ऑक्सीजन से क्रिया करती है, समझे मेरी बात का मतलब, जब कोई ऑक्सीजन किसी मेटल से क्रिया करती है, मेटल किसी ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो जो आपके ऑक्साइड बनते हैं वो हमेशा नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो नोट डालो यहाँ पे बेटा, एक जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी धातु, मतलब धातु सभी मत लिखो, सभी में कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, तो आप धातु के लिखो। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, क्षारीय होते हैं। धातु जो ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनते हैं वो क्षारीय होते हैं नेचर में। उनका कैसा होता है, उनका नेचर बेसिक होता है, बेसिक कहते हैं हिंदी में क्षारीय। वो सब क्षार, उनकी मतलब क्षारीय उनकी प्रवृत्ति होती है। ठीक है बेटा, ये हमने नोट करके यहाँ पे लिखवा दिया है ना बेटा। ये तो बात हो गई आपकी धातु की। अब बात आती है नेक्स्ट बेटा आपकी अधातु की। अधातु में क्या होता है बेटा, देखिए मोस्ट ऑफ आपको मालूम है, अधातु में इसमें उल्टा कर दो, क्या होता है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, इलेक्ट्रॉन लेने की, तो डालो हेडिंग बेटा अधातु। ठीक है, ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, अधातु कहते हैं। समझ मेरी बात का मतलब ना, कि कोई भी ऐसा तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले ले, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं अधातु। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या होगा, जिस पर आपका निगेटिव चार्ज होगा, जिन पर निगेटिव चार्ज होगा बेटा, वो सारे आपके क्या होंगे, वो सारे आपके अधातु होंगे। कैसे, देखिए Cl निगेटिव, राइट। O पे क्या होता है, O2 पे मैंने नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, और क्या बचा बेटा आपका, इसके बाद कार्बन भी क्या धातु है, ये भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, और आपका क्या बचा, नेक्स्ट आपका बचा है Cl नेगेटिव, फिर आपका Br नेगेटिव, फिर आपका I नेगेटिव।
मतलब जिन पे ऑक्सीजन है, कार्बन है, क्लोरीन है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जितने भी आपके सब नेगेटिव वाले हैं बेटा, इन सब पे क्या होता है, ये सब सारी पे क्या होती हैं, अधातु होती हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। और उन पर हमेशा क्या होता है बेटा, निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसमें प्लस नहीं आता किसी के पास भी। ठीक है, अब इसकी बेटा क्या है आपकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है बेटा आपकी इसकी, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी बेटा इसकी, तो हम डालेंगे सबसे पहले इसमें इसका भौतिक गुण। ठीक है, तो जो आपने प्रॉपर्टीज मेटल्स की पढ़ी उसका बेटा क्या कर दो, रिवर्स कर दो। उनमें चमक होती थी धातु में, इसमें चमक नहीं होगी। नंबर 1, इनमें चमक नहीं होती है। ठीक है बेटा, इनमें चमक नहीं होती। नंबर 2, ये क्या होता है, ये तन्य नहीं होती, उसका बेटा अपोजिट कर दो। ठीक है। नंबर 3, ये विद्युत की क्या होती है बेटा, वो क्या होती है, सुचालक। ये विद्युत की क्या होती है बेटा, कुचालक होती है। क्या होती है आपकी विद्युत की, कुचालक होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप इनमें लाइट पास करेंगे तो लाइट पास करने पे इनमें करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें लाइट पास नहीं होगी, क्योंकि ये आपकी नॉन मेटल है। तो ये क्या होती है हमेशा, तो याद रखो बेटा, ये हमेशा होती है, ये विद्युत की कुचालक होती है। क्या होती है बेटा, ये आपकी, ये विद्युत की कुचालक होती है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट बेटा आपका आया है यहाँ पे भी, ये तो बात ठीक है कि विद्युत की कुचालक होती है आपकी ये। ठीक है बेटा, अब बात आती है आपकी कि हाँ, अब इसमें कुछ बेटा एक्सेप्शन है। कुछ नॉन मेटल्स क्या होती हैं, वो विद्युत की सुचालक होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ कार्बन की। ठीक है, कार्बन अपने आप में क्या है, अधातु है, नॉन मेटल्स है। और आपको मालूम है इसकी आपके इसकी क्या होती है, एलोट्रॉपी होती है इसके अपर रूप, कौन, डायमंड। एक तो होता है डायमंड, एक क्या होता है बेटा, ग्रेफाइट। ये दो होते हैं बेटा इसमें, डायमंड और ग्रेफाइट। पर चांस वाली बात ये है बेटा कि आप बोलेंगे कि ये तो नॉन मेटल्स है, तो इसमें तो लाइट पास होनी नहीं चाहिए। लेकिन जो कार्बन का एलोट्रोपी ग्रेफाइट है बेटा, ये ग्रेफाइट, ये विद्युत का क्या होता है बेटा, ये विद्युत का सुचालक होता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है बेटा, आपसे पूछेगा कि बताइए कि वैसे नॉर्मली सारी नॉन मेटल, सारी अधातु विद्युत की कुचालक होती हैं, उसमें लाइट करंट फ्लो नहीं हो सकता, लाइट पास नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है आपकी, नॉन मेटल्स का ही एक मतलब अपर रूप है, एक मतलब नॉन मेटल्स जो आप कार्बन है उसका ही फॉर्म है ग्रेफाइट, लेकिन विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। आपको मालूम है ग्रेफाइट क्या होता है, जो आपकी पेंसिल की नोक पर होता है ना, वो ग्रेफाइट होता है। तो वो क्या होता है बेटा, विद्युत का सुचालक होता है, उसमें इजीली लाइट कंडक्ट हो सकती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हम डिस्कस करते हैं ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बेस पे। जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, उसमें लेयर एक दूसरे के ऊपर ऐसे चिपकी होती हैं कि वो आसानी से फिसल सकती हैं। इसी वजह से ये आपका विद्युत का सुचालक होता है, कौन, ग्रेफाइट। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, जबकि क्या है, नॉन मेटल्स है। ठीक है, अच्छा बेटा, अब बेटा ये तो होंगी प्रॉपर्टीज फिजिकल। अब इसकी आती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम कंडीशन वही, क्या, ये भी ऑक्सीजन से क्रिया करेंगी और ऑक्सीजन से क्रिया करके आपके क्या बनाएंगी, अधातु ऑक्साइड। इसे हम बोलते हैं अधात्विक ऑक्साइड। ठीक है, तो लिखो इसमें ये क्या करती हैं, अब डालो उसके हेडिंग, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में क्या होता है बेटा, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है बेटा, अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। ये ऑक्सीजन से क्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। समझ में आ गया बेटा। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेती हूँ, अब मैं कोई भी लेती हूँ नॉन मेटल्स। ठीक है, सपोज डैट आपने क्या लिया, कार्बन लिया, कार्बन
प्लस कार्बन क्या है आपका, नॉन मेटल। ठीक है, मैं कहती हूँ बेटा नॉन मेटल्स की आपने रिएक्शन किससे कराई, ऑक्सीजन से, C+O2। तो बेटा क्या बन गया यहाँ पे, CO2 बन गया। ये क्या है आपका CO2। ये बन गया आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई बेटा। ये कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस बन गई। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन चुकी है आपकी। ठीक है, ये क्या है नॉन मेटल, ये क्या है ऑक्सीजन, क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया आपका। ठीक है, तो ऐसे हम कोई भी नॉन मेटल ले सकते हैं, उसकी रिएक्शन करा सकते हैं, तो क्या बनेंगे हमारे, वो आपके ऑक्साइड बनेंगे। तो बेटा एक बात याद रखना, आपने एक बात वहाँ पर याद रखी थी किसमें, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, कि कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो मेटालिक ऑक्साइड बनाती है, तो उनका नेचर बेसिक होता है, क्षारीय होता है। लेकिन जब कोई अधातु O2 से क्रिया करती है तब बनने वाला ऑक्साइड अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है, यानी इसका नेचर जो होगा वो अम्लीय होगा, बेसिक नहीं होगा, क्षारीय नहीं, एसिडिक होगा। तो हमें ये बात ध्यान रखना है कि हमसे पूछता है अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि जब कोई मेटल्स ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है तो उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक यानी क्षारीय। और यदि कोई नॉन मेटल या अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो वो क्या बनाती है, आपका ऑक्साइड बनाती है, मतलब अधातु नॉन मेटल का ऑक्साइड, तो उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक, यानी कि उसे हम बोलेंगे अम्लीय। बस यही हमें छोटा सा पॉइंट इसमें याद रखना है, दोनों में यही डिफरेंट है। ठीक है बेटा, ये तो बात होगी बेटा मेटल्स नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज, उसकी डेफिनेशन। ठीक है, उसकी दोनों प्रॉपर्टीज हो गई। अब बात आती है, हम बात करते हैं मेटल्स की, कि मेटल्स आपकी कैसे मिलती है, हमें कहाँ से मिलती हैं। ठीक है, कैसे उनका हम कैसे उसको हम शुद्ध करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, उसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, तो हम ये पढ़ेंगे इसमें बेटा। तो सबसे पहले अगर बात आती है बेटा जो आपकी मेटल्स, अब मेटल्स मिलती किस फॉर्म में है हमें ये पता होना चाहिए पहले, है ना, मेटल्स किस रूप में मिलती हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बेटा जो हम लोगों का अर्थ क्रस्ट होता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं भूपर्टी, इसे बोलते हैं इंग्लिश में अर्थ क्रस्ट, राइट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए अगर आपको कोई भी तत्व, समझे मेरी बात का मतलब, कोई भी तत्व भूपर्टी में, तो लिखो बेटा कोई भी तत्व भूपर्टी में जिस रूप में मिलता है उसे खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं हम, खनिज कहते हैं। ठीक है, तो मेटल्स आपको डायरेक्ट नहीं मिलती है, मेटल्स डायरेक्ट क्या मिलता है, सबसे पहले जो नीचे आपकी अर्थ क्रस्ट होती है, नीचे भूपर्टी होती है, हम कहते हैं भूपर्टी, हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं अर्थ क्रस्ट, उसमें कोई भी तत्व जिस फॉर्म में जिस रूप में मिलेगा उसे हम कहते हैं खनिज। ठीक है, खनिज, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका NaCl है, क्या आपका खनिज है। ठीक है, ये आपका मिल गया। ठीक है, अब इस खनिज से हमें क्या निकालनी है, मेटल निकालनी है, मेटल को निकाल के प्यूरिफाई करना है। अब कभी कभी पूछ लेता है कि खनिज किसे कहते हैं, तो खनिज की डेफिनेशन बेटा ये हो गई। अब क्या होगा, जो खनिज है तो हम उसमें से ऐसा कोई खनिज जिससे हम आसानी से मेटल को निकाल सकें, मेटल को रिमूव कर सकें और उसमें हमारी खर्चा भी कम हो, तो उसको हम कहते हैं अयस्क। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात आती है बेटा अयस्क की। तो बेटा ये डेफिनेशन किसकी हुई, आपकी खनिज की डेफिनेशन हो गई बेटा आपकी। ये खनिज क्या होगा, खनिज वो होगा जो तत्व भूपर्टी में जिस रूप में मिलेगा, नेचुरली इस रूप में मिलेगा, उसे हम कहते हैं खनिज। अब बेटा बात आती है आपकी अयस्क की। ठीक है, तो बेटा अयस्क क्या होगा हमारा, अयस्क किसे कहते हैं, तो देखो जिस खनिज से आसानी से कम लागत में धातु को प्राप्त करते हैं, जिस खनिज से आसानी से कम लागत में धातु को प्राप्त करते हैं उसे अयस्क कहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, हमने क्या बोला कि आपको खनिज तो मिल गया
पर ऐसा नहीं है कि सारे खनिज से आप धातु को निकाल सको। तो जिस खनिज से आप आसानी से ईजिली कम खर्चे पर कम लागत में आप धातु को अलग कर सकते हो उससे, तो उसको हम उस खनिज को हम कहते हैं बेटा अयस्क। ठीक है ना। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे शॉर्ट में पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओर एंड मिनरल्स। मिनरल्स कहते हैं खनिज को, ओर्स कहते हैं अयस्क को। मतलब खनिज और अयस्क में क्या ऐसा अंतर है। तो आप बोलेंगे कि कोई भी तत्व नेचुरल जिस फॉर्म में आपका अर्थ क्रस्ट में, भूपट्टी में मिलता है, उसे हम खनिज कहते हैं। और जिस खनिज से हम आसानी से बहुत ईजिली कम लागत में धातु को निकाल सकते हैं, उसमें से अलग कर सकते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं क्या बेटा, अयस्क कहते हैं। यही छोटा सा डिफरेंट है। देखो बेटा, सारे खनिज अयस्क नहीं हो सकते, पर सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है ना। भाई जरूरत थोड़ी है सारे खनिज से आप धातु को निकाल पाओ। तो सारे खनिज अयस्क तो हो नहीं सकते, लेकिन जो अयस्क होगा वो अपने आप में, जो जितने भी अयस्क होंगे वो अपने आप में खनिज जरूर होंगे। ठीक है। तो एक नोट करके हम बात लिखते हैं बेटा हम क्या, ये बात बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये वाली जो मैं बता रही हूं आपको, कि सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं। समझो मेरी बात का मतलब, सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, लेकिन सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं। इस बात को आपको बहुत अच्छे से बेसिकली याद रखना है। कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, ये कंपटीशन में पूछ लेता है बेटा। ठीक है। क्योंकि हम सभी खनिज से धातु को नहीं निकाल सकते, इसलिए सारे खनिज अयस्क नहीं हो सकते। लेकिन जो अयस्क होगा वो अपने आप में, जितने भी अयस्क होंगे सारे, वो अपने आप में क्या होंगे, खनिज होंगे। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, कोई भी आप एग्जाम्पल बताइए मुझे अयस्क का। देखिए जैसे कि आपका है हेमेटाइट। ठीक है। हेमेटाइट किसका बेटा अयस्क है, ये आपका लोहे का अयस्क है। जैसे कि आपका बॉक्साइट। ठीक है। तो एक दो याद कर लो आप, ज्यादा याद मत करो, 10th के अकॉर्डिंग दो बहुत है। तो हेमेटाइट किसका अयस्क है, आपका लोहे का। बॉक्साइट किसका अयस्क है, आपका एल्युमिनियम का। तो ये दोनों, ये किसके नाम होगा बेटा, अयस्क होगा ये दोनों। ठीक है। किसके, एल्युमिनियम और आयरन के, लोहे के। ठीक है। अब बेटा बात आती है आपकी कि भाई आपका जो क्या कहते हैं, इसमें आता है कि हाँ, हम धातु को निकालने के लिए जो प्रोसेस, कुछ टर्म्स यूज करते हैं। हमें कोई धातु, हमें मतलब किसी भी हमें अयस्क से धातु को अलग करना है, उसको निकालना है। ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं निष्कर्षण, और इंग्लिश में कहते हैं एक्सट्रैक्शन। ठीक है। तो किसी भी मेटल्स को उसके अयस्क से निकालने की जो प्रोसेस होती है, जो क्रिया होती है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, निष्कर्षण या एक्सट्रैक्शन। तो उसमें निकालने में जो जो प्रोसेस में जो जो स्टेप आते हैं, हम वहाँ पर वो पढ़ेंगे अब इसके बाद। ठीक है। तो बेटा पहले हमारा स्टेप आता है कि भाई आपके पास अयस्क आया। ठीक है। अब अयस्क में आपने क्या करा, उसको गर्म किया। ठीक है। गरम किया, गरम करने पे आप क्या करोगे, उसमें से कुछ ना कुछ गंदगी निकलेगी। ठीक है। आप उसे भट्टी में डालोगे तो आपको कुछ ना कुछ, तो उसके लिए क्या प्रोसेस करेंगे हम, उस धातु को अयस्क से निकालने के लिए कुछ प्रोसेस, कुछ स्टेप आएंगे। तो बेटा उसमें है आपका पहला, तो देखो यहाँ पर डालते हैं हम लोग धातु के निष्कर्षण में। धातु के निष्कर्षण में क्या है, पहला क्या है हमारा, पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमारा बेटा है वर्जन। ठीक है बेटा, वर्जन कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है। ये बेसिकली मैं क्लास 10th के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। ठीक है। तो आपके पास अयस्क आ गया। ठीक है। भाई आपको लगा कि भाई ये वाला अयस्क ऐसा है कि इससे हम धातु को आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपने क्या करा स्टूडेंट्स, आपने भर्जन किया। तो भर्जन में क्या किया आपने, कोई भी अयस्क लिया। ठीक है। तो वह क्रिया हम लिखेंगे, वह क्रिया जिसमें किसी अयस्क को, ठीक है, किसी अयस्क को वायु की उपस्थिति में, पर वायु की मात्रा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, कम मात्रा में नहीं होगा। तो वायु की उपस्थिति में, वायु अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक, उसके गलनांक से कम पर, गलनांक के नीचे गर्म करने पर,
गर्म करने पर हमें जो धातु मिलती है तो उस क्रिया को हम कहते हैं भर्जन। तो गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं बेटा? हम भर्जन कहते हैं। समझे मेरी बात का मतलब? भाई आपको क्या, आपको ये अयस्क मिल गया, आपको इस अयस्क से धातु को निकालना है, अलग करना है, तो आप उस प्रोसेस के लिए क्या करेंगे? आप उसको कराएंगे भर्जन। ठीक है, अब पूछता है कभी भर्जन क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? भर्जन एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम किसी अयस्क को वायु की उपस्थिति में, वायु की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में उसके गलनांक से कम ताप पर, उसके गलनांक से नीचे कम ताप पर गर्म करने की क्रिया को ही भर्जन कहते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें हम किसका करते हैं भर्जन? कोई एग्जाम्पल लेते हैं नोट डाल के। जैसे हमने कोई लिया सल्फाइड, ठीक है, तो हम यहाँ पे ये सल्फाइड अयस्क के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा? सल्फाइड अयस्क के लिए होता है। जितने भी सल्फाइड वाले जिसमें सल्फर होगा उनका हम क्या करेंगे? भर्जन करेंगे। सल्फाइड नहीं होगा तो भर्जन नहीं होगा उनका। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल लेते हैं, हम लेते हैं जिंक सल्फाइड बेटा। ठीक है, हमने उसको हीट किया वायु की प्रेजेंस में। किसको किया? जिंक सल्फाइड को। सपोज दैट ZnS प्लस O2 क्या बन गया? ZnO बेटा, प्लस क्या निकल गया यहाँ से? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपकी निकल गई। तो बेटा यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लेने पड़ेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 3 है, यहाँ पे आपने फिर क्या किया? 2 कर दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया? 2 ZnS, फिर आपने 2 किया यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ भी आपने 2 कर दिया, क्योंकि 2 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4 6 हो गए। तो यहाँ बेटा आपको 3 करना पड़ेगा, 3 दूनी 6। देखो बैलेंस है 2S 2S 2Zn ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? 6 3 2 6। ये हमारे बेटा रिएक्शन हो गई। यानी ये हमारा क्या था? ये हमारा सल्फाइड अयस्क था। सल्फाइड अयस्क को हमने वायु की उपस्थिति में हीट किया, तो इस S और O ने रिएक्शन किया, SO2 गैस बनाई और आपको क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड। ये है आपका जिंक ऑक्साइड। तो हमने पहला क्या कराया? भर्जन। अब बात आती है बेटा नेक्स्ट, इसमें स्टेप आता है, इसका हम करते हैं निस्तापन। ठीक है, निस्तापन क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। निस्तापन में थोड़ा सा माइन्यूट सा अंतर है कि जो निस्तापन होता है उसमें वायु की सीमित मात्रा लेते हैं। ऐसा नहीं है वायु की अनुपस्थिति कर दें, नहीं, वायु की मात्रा होगी बहुत कम होगी, सीमित होगी। तो लिखो वायु की सीमित मात्रा में। क्या लिखोगे? आपकी वायु की सीमित मात्रा में। तो आपने क्या लिखा बेटा? यहाँ पे डालेंगे हम निस्तापन। निस्तापन, तो इसमें लिखो कि जब किसी अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में, ठीक है, जब किसी अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में गर्म किया जाता है, गर्म किया आपने, ठीक है, गर्म किया जाता है, तब ये प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। ठीक है, तब ये क्रिया निस्तापन कहलाती है। राइट स्टूडेंट्स, आपने किसी अयस्क को वायु की कम मात्रा की प्रेजेंस में हीट किया, गर्म किया, तो ये क्रिया बेटा क्या कहलाई? आपकी निस्तापन। देखिए आपसे निस्तापन और भर्जन में अंतर पूछता है, तो हम कहते हैं, हमेशा याद रखना कि निस्तापन और भर्जन प्रक्रिया में एक ही डिफरेंट है कि भर्जन वायु की बहुत अधिक मात्रा में होता है और निस्तापन वायु की कम मात्रा में होता है। ये क्लास 12th में भी है, आप वहाँ भी काम करेगा। ये 12th वाले बच्चे भी देख सकते हैं इसको आसानी से। 12th वाले बच्चों में पूरा चैप्टर है मेटल्स का एक्सट्रैक्शन, वहाँ ये सारे स्टेप दे रखे हैं। तो ये तो 10th में शॉर्ट फॉर्म में, 12th में थोड़ा ब्रॉड है, तो आप वहाँ भी इसको देख सकते हैं, आपको वहाँ भी काम आएगा। ठीक है बेटा, तो कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि निस्तापन भर्जन में क्या डिफरेंस है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने देखा। अब बेटा इसमें होता क्या है, तो अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें भी क्या होता है, आपके ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है? ऑक्साइड अयस्क। जैसे हमने लिया कोई CaCO3, ठीक है, इसको हमने क्या किया? गर्म किया। ठीक है, गर्म किया लेकिन वायु की कम मात्रा में। ठीक है, तो वायु तो क्या होगा बेटा, इसमें से आपका CaO बन जाएगा और CO2 गैस निकल जाएगी। यहाँ से क्या निकल गई? आपकी CO2 गैस निकल गई ऊपर के लिए। यहाँ से एक ऑक्सीजन के साथ में क्या बन गया? आपका कैल्शियम ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड बन गया इसमें। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट आता है आपका, इसका तीसरा पॉइंट आता है कि आपने भर्जन किया, निस्तापन। अब करेंगे आप प्रगलन। उसका मतलब होता है उसकी जो अंदर गंदगी है धातु के अंदर, उसको गलाना। उसे कैसे गलाएंगे? तो नेक्स्ट बेटा क्या है फर्स्ट स्टेप? प्रगलन। ठीक है,
तो देखते हैं हम लोग प्रगलन। तो प्रगलन में क्या होता है बेटा, जो आपके पास मेटल्स है उसमें अशुद्धि है, उसमें कोई हम क्या मिलाते हैं, कुछ ऐसा पदार्थ मिलाते हैं जो उसकी अशुद्धि को गला दे। ठीक है, सपोज दैट आपके पास मेटल्स है, मेटल्स में कोई भी इम्प्योरिटीज है, कोई भी अशुद्धि है, अब आप उसे कैसे कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, उसमें आप कुछ ऐसा मिलाएंगे जो उस अशुद्धि को गला दे। तो जो अशुद्धि को गलाने वाला होता है उसे हम कहते हैं गालक। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं फ्लक्स। तो बेटा नेक्स्ट हमारा आया गालक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आया बेटा, गालक। तो गालक क्या होते हैं, जो हमारी अशुद्धि को गला देते हैं। ठीक है, तो गालक में, लेकिन इसके अंदर पहले हम पढ़ते हैं प्रगलन। गालक तो इसके अंदर आएगा, प्रगलन क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गलाने के लिए जो गालक यूज करते हैं तो उस क्रिया को तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रगलन, और उस पदार्थ को कहते हैं गालक। तो लिखेंगे बेटा इसमें अयस्क में उचित गालक मिलाकर, अयस्क में उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म करते हैं। ठीक है, आपने उसमें गालक मिलाया, फिर उस मिश्रण को क्या करा, उसमें टेम्परेचर हाई किया, उच्च ताप पर गर्म करते हैं, या उच्च ताप पर गलाने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। समझ गए मेरी बात का मतलब, कि अयस्क में आपने एक उचित गालक मिलाया, अयस्क में उचित गालक मिलाया और जो मिश्रण बना उसको हाई टेम्परेचर पर हमने गलाने की कोशिश की, तो उस गलाने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं बेटा, प्रगलन कहते हैं। यानी आपके पास अयस्क में जो भी इम्प्योरिटी, जो भी अशुद्धि अवेलेबल है, उसको आपने क्या करा, उस अयस्क के अंदर आपने एक गालक मिलाया, दोनों का मिश्रण बनाया, फिर दोनों को बनाकर हमने उसे हाई टेम्परेचर दिया, तो क्या हुआ, जो उसके अंदर अशुद्धि ही वो गल गई, उस गलने की क्रिया को हम क्या कहेंगे बेटा, प्रगलन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बट ये हमारा हो गया आपका टॉपिक फिनिश, कि इसमें आपके जो जो स्टेप यूज हो रहे थे मेटल के एक्सट्रैक्शन में, आपका प्रगलन, आपका निस्तापन, आपका वर्जन मैंने करा दिया। अब एक छोटा सा बड़ा टॉपिक इसमें बेटा आपका आता है मिश्र धातु। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं हम लोग, मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होती है बच्चों, तो हम कहेंगे कि जब दो धातु या दो अधातु को आपस में मिलाने पर जो समांगी एक जैसा मिश्रण बनता है उसको हम कहते हैं मिश्र धातु। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिखेंगे हम यहाँ पे क्या, दो या दो से अधिक धातु या अधातु को आपस में मिलाने से जो समांगी मिश्रण बनता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल तांबा, पीतल। ठीक है स्टूडेंट्स, मिश्र धातु कौन कौन सी होती है आपकी, जैसे तांबा है, आपका पीतल है, कहते हैं ना ब्रॉन्ज, कॉपर, तो ये सब क्या है बेटा आपकी मिश्र धातु है। क्यों मिश्र धातु क्यों है, क्योंकि इनमें हमने दो या दो से ज्यादा धातु या अधातु को मिला दिया है, और मिलाकर जो हमें मिश्रण मिला है, समांगी मिश्रण, एक जैसा मिश्रण, उसे हम कहते हैं मिश्र धातु। स्टील क्या है आपका मिश्र धातु, क्योंकि स्टील में आपकी कई धातु मिली हुई है। ठीक है, स्टील हो गया आपका, तांबा हो गया है ना आपका, ये पीतल हो गया, सब क्या है आपके बेटा मिश्र धातु। ठीक है, इसके बाद बेटा लास्ट एक छोटा सा टॉपिक और बचता है हमारा इसमें भी पढ़ाने के लिए, वो है आपका क्या, उपधातु। ठीक है बेटा, उपधातु किसे कहते हैं, मेटलॉइड। तो हम बोलेंगे ऐसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हों। ठीक है बेटा, क्या होते हैं आपके उपधातु, नेक्स्ट हमारा है उपधातु। ठीक है, उपधातु क्या होते हैं भाई, इंग्लिश में कहते हैं मेटलॉइड्स, हिंदी में कहते हैं उपधातु। देखिए यहाँ मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाना पड़ता है, क्यों हिंदी में पढ़ाती हूँ तो बच्चे कहते हैं मैडम इंग्लिश में पढ़ाइए, इंग्लिश में पढ़ाते बच्चे कहते हैं मैडम हिंदी में पढ़ाइए, तो भाई हमें यहाँ दोनों में ही पढ़ाना पड़ेगा, हिंदी भी पढ़ानी पड़ेगी और इंग्लिश भी। तो स्टूडेंट आपको इसकी मैं इंग्लिश बता देती हूँ, उसका नाम इससे कहते हैं मेटेलॉइड। ठीक है, इसकी इंग्लिश क्या है मेटेलॉइड्स, और हिंदी में कहते हैं उपधातु। और नॉर्मली बहुत सिंपल है, उपधातु कहते किसे हैं,
कोई ऐसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के ही प्रॉपर्टीज, दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं उपधातु। तो लिखो इसमें, ऐसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहलाता है। समझ गए मेरी बात का मतलब? जिसमें धातु के भी गुण होंगे और अधातु के भी गुण होंगे, दोनों के प्रॉपर्टी, उसे हम बोलेंगे बेटा उपधातु। एग्जाम्पल है बेटा इसका जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक है बेटा, ये हमारे क्या है, इसके तीनों एग्जाम्पल हैं, किसके, उपधातु के। तो स्टूडेंट्स आज हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया, तो एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि उपधातु किसे कहते हैं। तो बेटा उपधातु को हम इंग्लिश में कहते हैं मेटलॉइड्स, और ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं उपधातु। फॉर एग्जाम्पल हमारे हैं जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। कभी कभी एग्जाम में बेटा एक नंबर में पूछ लेता है क्लास 10th में कि बताइए किन्हीं दो उपधातु के नाम बताइए, तो आप दे सकते हैं जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो स्टूडेंट ये चैप्टर हमारा क्लास 10th का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मैंने शॉर्ट में आज आपको करा दिया। इस वीडियो में चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो गया, मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे मोस्ट लगा मैंने आपको करा दिया। तो स्टूडेंट ये चैप्टर अब फिनिश होता है, आज चैप्टर को फिनिश करते हैं। आप इसको अच्छे से रिवाइज करना, पढ़ना, समझना, ठीक है। कोई आपको डाउट्स, क्वेरी, प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इसको फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी 10th क्लास के, तो आपको उसमें सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। इस क्लास के किसी न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर, कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे, तो उसमें आपको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।